मैं राजस्थान के राजपूतों को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी सियासी हिकमत अमली के जरिए अपने मसाइल को हल किया। आज हमसे मिलने के लिए एक एमएलए साहब आए थे, क्या नाम था? हाँ, राजेंद्र गुड़ा साहब आए थे। मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनकी गुफ्तगू से। उन्होंने बताया कि कैसे वो काम करते हैं, मगर आज हमारा मामला यह है कि हम सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर बह जाने वाले हैं। कोई भी सियासी जमात आकर आपको सेकुलर कहेगी तो आप पानी पानी हो जाते हैं, मगर यह भी तो देखो कि आपको हासिल क्या हो रहा है। आज चुनाव है तो सब आप की बात करेंगे, मगर मुस्तकबिल में क्या होगा? फिर जुनैद और नसीर के भाई एहतजाज कर रहे हैं तो उनको जेल में डाल दिया गया। अभी हम निकल कर आ रहे थे तो अलवर से हमारे पास हमारे भाई आए, जिन्होंने मुझे बताया कि मौसम को लक्ष्मणगढ़ अलवर में 2 मई से वो गायब थे। 5 जून को एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद उनको परिवार को बताया गया कि हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 302 का मुकदमा हमने दर्ज किया। वो परिवार के लोग आज हमसे पूछ रहे थे कि ओवैसी साहब, उनकी अगर हड्डियां हैं तो हमको मिले, हम दफनाएंगे, खबर बनाएंगे। और क्यों उनको मारा गया, किस लिए मारा गया, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपके 9 रतन हैं। जमील गए वहां पर, इमरान साहब गए तो उन्हें 9 रतन में से 1 रतन भाग कर गया। वहां पर कोई आवाज ही नहीं उठती। हाजी बस में जा रहे हैं और हाजी की बस पर फतरे फेंके जाते हैं, मगर सेकुलर सरकार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसाइल हैं। मैं आपको जज्बात में लाए बगैर आपसे सिर्फ यही अर्ज करना चाहूंगा कि एक मर्तबा आप अपनी एक सियासी लीडरशिप के लिए काम करिए। यहां पर वक्फ की जमीन है, नवाब कलान की जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका हर्राज करने जा रही है। क्या कोई वक्फ की जमीन का हर्राज कर सकता है गवर्नमेंट? अशोक गहलोत साहब को बताना पड़ेगा कि कैसे आपकी सरकार वक्फ की जमीन की हर्राज करती है। यहां पर आपके 9 रतन कुछ बोलते नहीं है। जयपुर में खोरना बिसाल की मस्जिद पर हमला हुआ, कांग्रेस की सरकार है। अलवर में मस्जिद पर हमला हुआ, कांग्रेस की सरकार है। यहां पर संगानगर एरिया में मुस्लिम हॉस्टल के लिए जमीन दी गई। इतनी ताकतवर अशोक गहलोत की सरकार है कि बीजेपी के विधायक ने उसकी मुखालिफत की, वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। खुद इनके कांग्रेस के पार्षद पर मुकदमे बुक हो जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मेरी इन बातों पर गौर करिए। आप याद रखिए कि भारत की राजनीति की तल्ख हकीकत यह है कि जिसके पास उसका सियासी नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस मुंह नहीं खोल सकती। कांग्रेस को सिर्फ धोखा देना आता है मुसलमानों को। अब आप बताइए कि रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता मुसलमानों को? मुसलमानों की रिजर्वेशन देने के लिए एक सर्वे हो रहा था, उस सर्वे को रोक दिया गया। क्यों? बीजेपी ने इनको डराया कि सर्वे कराएंगे, तो अशोक गहलोत ने सर्वे को रुका दिया। और यही कांग्रेस के नेता कर्नाटका के इलेक्शन में कहते हैं कि ओबीसी का सर्वे होना चाहिए। अरे अगर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए तो हम भी चाहते हैं, मगर राजस्थान में जो मुसलमान ओबीसी, उनका सर्वे क्यों नहीं होगा? उनका सर्वे होना चाहिए। अब आप बताइए कि यहां पर हमारी कई बिरादरियां हैं, मुस्लिम मिरासी हैं, इनका एक ऑफिसर नहीं है, एक एमएलए नहीं है, एक सरपंच नहीं है। 2021 में राजस्थान के हाईकोर्ट ने कहा कि इनके एप्लीकेशन पर गौर करके फैसला लो, मगर कांग्रेस की सरकार फैसला नहीं लेती।
आप बताइए कि मगनियार है, लंगा है, दादी है, दमानी है, बैती है, बारात है, नगरची है, मेवाती है, मेयो है। इस पर ना तो मोदी बात करते हैं, ना राहुल बात करते हैं, ना अशोक गहलोत बात करते हैं। इनको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता? पसमानदगी की बुनियाद पर, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मजहब के नाम पर हम नहीं कह रहे। अच्छा सा हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिजर्वेशन की बात आपसे कर रहा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पसमानदगी की बुनियाद पर इन तमाम पसमानदा मुसलमानों को राजस्थान की सरकार को रिजर्वेशन देना चाहिए। वहीं पर हम देखते हैं कि ऐसे राजस्थान में 38% मुसलमान नौजवान ऐसे हैं, ना तो रोजगार में है, ना उनको कोई तालीम या ट्रेनिंग दी गई, यानी कोई उनके पास हुनर नहीं है और सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। और मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब दिसंबर के महीने में असम्बली के इंतखाबात होंगे तो इंशाअल्लाह ताला जयपुर हवा महल विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब जमील खां को अपना उम्मीदवार बनाकर उतारेगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जमील साहब की तायीद करिए और इंशाअल्लाह ताला मैं खुद आऊँगा हवा महल में, उस विधानसभा में आकर जितना हो सके फ़र्दन वहाँ की आवाम से, जनता से हम मुलाकात करेंगे और मजलिस के पैगाम को आवाम के घर तक पहुँचाएंगे। मगर मेरी तमाम मजलिस के रुफ़ाओं से अपील है कि आप असम्बली इलेक्शन की तैयारी में लग जाइए। और भी बहुत से विधानसभाएँ, वहाँ से भी इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब में मैंने हमारे इरफान साहब से, इमरान साहब से, जावेद से भी कहा कि सिक्कर में, गामा में, जहाँ पे भी आप तो बड़ी बड़ी मजलिस की मीटिंग्स करवाइए, मैं वहाँ पर आऊँगा और फिर इंशाअल्लाह ताला वहाँ से भी हम अपने कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान की विधानसभा में आपके वोटों से मुंतखब होकर आपके नुमाइंदे जाएँ, आपके एमएलए जाए, ताकि वो आपकी आवाज़ में हुकूमत वक्त के सामने इन नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आपकी तकालीफ का हल तलाश करें। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, दूसरी बात हमारे देश में ये होती है कि अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए, अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए। पटना में एक मीटिंग हुई और वो पटना की मीटिंग में महाराष्ट्र से शरद पवार साहब जिस शख्स को लेकर आए थे, प्रफुल्ल पटेल, आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जाकर मिल लिए। आप बताइए कौन सी अपोजिशन की मीटिंग है ये? जिसको आप बुला रहे हैं, जो आपके साथ बैठकर बातें कर रहा है, वो चंद दिन के बाद आज बीजेपी की तायीद करता है महाराष्ट्र में। मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये सेकुलर है, ये कम्युनल है, ये बी टीम है, वो फलां टीम है। हम कांग्रेस से और ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी से कहना चाहेंगे कि कभी अपने गिरबान में झांक कर देख लो। तुम्हारी तारीख भरी पड़ी हुई है कि तुमने कैसे कैसे धोखे दिए हैं। आज तुम जिसको बुलाते हो उसी की पार्टी का आदमी बीजेपी के गोद में बैठा है, मोदी के गोद में बैठ जाता। अब आप बताइए, फिर मजलिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं हमको नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि मजलिस इनके सामने सच्चाई को बयान करती है। आज आप मीडिया में देखिए कि हर अपोजिशन पार्टी के नाम निहाद सेकुलर पार्टी के लोग रो रहे हैं कि बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के एमएलए को तोड़ दिया। आपके 40 एमएलए टूटकर भाग गए तो वो गलत है, मगर बिहार में मजलिस के 4 एमएलए को आपने खरीद लिया तो वो सच है।
बिहार में हमने अपने खून पसीने से सीमांचल की सरजमीन पर वहां की आवाम पर लाखों सलाम, उन्होंने मेहनत की और मंजलिस के 5 एमएलए को कामयाब किया। तो यही लालू और नीतीश और ये कांग्रेस के लोग मिलकर 4 मंजलिस के एमएलए के जमीर को खरीद लिए। और जब उनसे पूछा गया ये क्यों हुआ तो कुछ नहीं बोले। आज वो काम बीजेपी महाराष्ट्र में करती है तो ये तमाम के तमाम मीडिया में आकर रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। याद रखो, अगर बिहार में जो मंजलिस के एमएलए से हुआ गलत है तो फिर महाराष्ट्र में जो हुआ वो गलत होगा। नहीं तुम करोगे तो अच्छा और दूसरा करेगा तो गलत। ये इनका नाटक है, ये इनकी पॉलिसी है कि मीटिंग में जिसको बुलाकर बिठाती है। आज प्रफुल्ल पटेल साहब बीजेपी की तायीद कर रहे हैं, ये तुम्हारा अपोजिशन यूनिटी है। अरे छोड़ो, ये सर्टिफिकेट बांटने की दुकान बंद करो। तुमको अगर बीजेपी को रोकना है तो आइडियोलॉजी की बुनियाद पर रोको। बीजेपी से मुकाबला करना है तो एक एजेंडा बनाओ। ये नहीं हो सकता कि नहीं हम जो करेंगे वो सच है और दूसरों को सबको गुलामों की तरह आपके सामने सर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं होने वाला है। अब आवाम बेदार हो चुकी है, नौजवान बेदार हो चुका है। तुम सिर्फ झूठ बोल बोल कर मुस्लिम अकलियत का वोट तो ले लेते हो मगर उसके बाद तुम बीजेपी को हरा नहीं पाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इतने वाकयात आपके सामने राजस्थान में हो रहे हैं मगर बीजेपी के खिलाफ इनको बोलने की हिम्मत नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी में ये नवरत्न बैठे हैं, इनको मुंह नहीं खोला जाता, इनको मुंह खोलने की इजाजत नहीं है। इतना बड़ा मसला बीजेपी देश के सामने ला रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। पूछना चाहती है कांग्रेस में जो नवरत्न बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी तायीद में है? बोलो। और ये जो बीजेपी की तायीद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते, तुम भी बोलो यूसीसी के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं, अभी हम ठहरेंगे। लॉ कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। आज हम हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि 10 लाख हिंदू घराने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स रिबेट मिलता है। 2015-16 के इनकम टैक्स कर डेटा बताता है कि 3000 करोड़ आपको टैक्स रिबेट मिला। जो देश के प्रधानमंत्री आज यूसीसी की बात करते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता। नहीं, एक घर में 2 कानून कैसे चलेंगे? प्रधानमंत्री यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है।
और उस 19 में शेल एंडेवर का वर्ड सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ। एंडेवर के माने क्या है अंग्रेजी में? कि कोशिश करो। यहां पर प्रधानमंत्री वो भी उसको चाप लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब का पाबंदी आयत की बात की गई। बंद कर दो शराब। जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो। जितने दिल्ली में मुंबई में है पूरे बंद कर दो। अच्छा नहीं बंद कर सकते तो ये कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं होती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है संविधान में कि भारत की दौलत सब में बराबर बांटी जाए। मगर भारत की दौलत किसके पास है? भारत की दौलत किसके पास है बताता हूं आपको। माने भारत की दौलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे देश की दौलत कितने लोगों के पास है। 50 लोग 55 लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। प्रधानमंत्री तो आप तो गरीब परिवार से आए, आप तो चाय बेच कर आए ना, तो गरीबी का एहसास आपको है। मगर पूरी दौलत इनके पास है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है सिर्फ 44। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि यह भारत है, यह भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री बात करते समानता के लिए। प्रधानमंत्री समानता अनेकता अलग चीज है। यह देश मुख्तलिफ रंग का है, इसलिए नेहरू ने कहा था कि भारत क्या है? भारत एक रजाई की तरह है। नेहरू ने कहा था जिसमें रंग बिरंग के कपड़े लगे हुए, यह भारत की खूबसूरती है। भारत के प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई समझाए जाकर के समानता और अनेकता अलग अलग चीज है। भारत के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में संगमा चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय के, उन्होंने तनकीद की बीजेपी के साथ हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में लोग रोड पर निकल कर आ जाएंगे। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में आप बीजेपी आरएसएस से पूछो कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करता। अरे रिकॉर्ड है तो बताओ, बताओ रिकॉर्ड है तो कि हम कितनी शादियां करते हैं और हमारे हिंदू भाई कितनी दूसरी शादियां करते हैं। सिर्फ 0.6% का फर्क है जो लास्ट डेटा बनाया गया था, एक शादी से ज्यादा का। मगर बीजेपी के पास नहीं, बोल दिया इनको कि मुसलमान बहुत। अरे कहां है डेटा बताओ। नॉर्थ ईस्ट में पॉलीगैमी नहीं, पॉलीएंड्री भी होती है। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है? कि एक खातून कई मर्दों से शादी करती है। खत्म करेंगे बीजेपी आरएसएस वाले पॉलीएंड्री को। आर्टिकल 371 के अख्तियारात को खत्म करेंगे आप, उस पर कोई बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि अंग्रेजी का जो वर्ड है, देश अब तक मजबूत रहा क्यों? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के नाम पर। मगर नरेंद्र मोदी देश को 2 मिनट नूडल की तरह चलाना चाहते हैं। 2 मिनट में नूडल बनता ना हो, खोलो डालो गरम पा खा लो। देश के प्रधानमंत्री, ये भारत है, 133 करोड़ का देश है, इसको 2 मिनट नूडल की तरह नहीं चला सकते आप। और फिर आप जानते हैं कि ये महाद्वीप है, भारत नहीं है, महाद्वीप है ये। यहां पर आप यूसीसी की बात करते हैं। क्या यह बात सच नहीं है कि जमींदारी अबॉलिशन हो गया मगर हमारे हिंदू बेटियों को एग्रीकल्चर लैंड नहीं दिया जाता, उसका प्रोटेक्शन संविधान के 6 शेड्यूल में डाल दिया गया?
निकालेंगे क्या उसको? आप बताइए हमको। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं एक घर में दो कानून क्यों? तो भारत के प्रधानमंत्री मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये 20 तारीख को जो पार्लियामेंट आ रहा है, आप एक कानून बना दो कि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे बड़े बड़े हों, वो अगर उनमें बिजनेस का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई झगड़ा होगा, तो वो अपना झगड़ा भारत के कानून के तहत हल करेंगे, ना कि सिंगापुर में आर्बिट्रेशन को जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो करोड़ों रुपया का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अरबों रुपये का, अगर उनमें इख्तलाफ या झगड़ा होता है तो सिंगापुर के आर्बिट्रेशन को मानते हैं, भारत के कानून को नहीं मानते। बताइए प्रधानमंत्री, देशभक्ति कहां चले गई? देशभक्ति कहां चले गई आपकी? आर्बिट्रेशन सिंगापुर का होगा, देश का नहीं हो सकता क्या? आप बैन लगा दीजिए, सिंगापुर का आर्बिट्रेशन नहीं, देश का होगा। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूसीसी क्यों लाना चाहती हैं? यूसीसी क्यों लाना चाहती हैं? और हम जब बात किए हम इसके खिलाफ हैं, तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बोल दिए ओवैसी जिन्ना की जहनियत का है। मैं उस शख्स को कहना चाह रहा हूं कि तुम में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, तुम मेरे दिमाग का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुमको बचपने से सिर्फ 3 चीजें डाली गई। क्या डाली गई? दाढ़ी वाला दिखा जिन्ना, या मुगल, या हिजाब, बस। चौथा तुमको आता ही नहीं है। अरे दुनिया को खुलकर देखो, ये तुम्हारे दिमागों पर जो निकाब है ना, निकालो नफरत का। 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, मुसलमान दिखते कि जिन्नावादी है, तुम क्या गोडसेवादी हो? हम पूछ रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल की अक्सा सिविल कोड की बात करती है। आप बताइए क्या एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 का फंडामेंटल राइट छीन सकता? नहीं छीन सकता। राइट टू कल्चर अनफटर्ड फंडामेंटल राइट है मेरे लिए। यकीनन मैं मुसलमान हूं और भारत का नागरिक हूं। जिस तरह नरेंद्र मोदी हिंदू है और भारत के नागरिक है, मैं भी मुसलमान हूं और भारत का नागरिक हूं। जिस तरह उनको फख्र है अपने भारतीय होने का, मुझे भी फख्र है। सुनिए 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 सुनिए, बात आपको सुनना जरूरी है। अगर कोई हमारा हिंदू भाई मंदिर को जाता है तो मैं मस्जिद को जाता हूं। जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, मैं भी मस्जिद को जाता हूं। मुझे अल्लाह ने कहा कि यतीमों का माल मत खाओ, उन पर रहम करो, हम सुनते हैं। मुझे अल्लाह ने कुरान में कहा निकाह करो, मगर एक अगर ज्यादा करना है तो एक से करना अच्छा, इंसाफ करना पड़ेगा, हम मानते हैं। मेरे दीन ने मुझसे कहा, मुझे दीन ने मुझे बताया तो मैं चलता हूं। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है उस पर? अगर आपको इख्तियार हासिल है अपने मजहब पर चलने का और आपकी भारत से मोहब्बत पर कोई शक नहीं किया जाता, तो मेरी मोहब्बत पर शक किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर बताइए आप? मगर नहीं, दिमागों में डाल दिया गया। अरे भाई साहब, इस देश की खूबसूरती इसका प्लुरलिज्म है, इसका सेकुलरिज्म है। अब देश के प्रधानमंत्री एक घर में दो कानून, कैसे प्रधानमंत्री? हर रियासत का, स्टेट का सीआरपीसी अलग है। आपको पता है? नहीं मालूम मुझे। सीआरपीसी अलग है, अलग कानून है। बाज स्टेट में आपको बेल का कानून मुख्तलिफ है। मगर देश के प्रधानमंत्री बोल दिए और पूरे बीजेपी के लोग थालियां। प्यारे, कभी पढ़ लिया करो, कभी देख लिया करो। आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन है मेरे पास, आर्टिकल 25 का भी है, 29 का भी है। साबिका लॉ कमीशन ने कह दिया कि यूसीसी की ना जरूरत है, मगर आप क्यों लेके आना चाह रहे हैं? क्या वजह है?
क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री देश के प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म से वो नहीं मानते। भारत के प्रधानमंत्री सब चीज को एक करना चाहते हैं। भारत का एक ही रंग, एक ही समुदाय, एक ही मजहब, एक ही जबान, एक ही कल्चर, हर चीज। अब तो एक फर्टिलाइजर भी करना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये देश एक है और एक रहेगा, मगर इस देश में बसने वाले 130 करोड़ जनता हजारों तहजीबें, हजारों मजहब को मानने वाली, ये इस देश की खूबसूरती है। मगर भारत के प्रधानमंत्री को अनेकता से बड़ी नफरत है। भारत के प्रधानमंत्री अनेकता को नहीं मानते। देश के प्रधानमंत्री, जान लीजिए कि ये महाद्वीप है। आप बताइए कि हमारे ट्राइबल हैं, आदिवासियों के कस्टम को क्या करेंगे? आदिवासियों के कस्टम को क्या करेंगे? तो यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। एक घर में दो कानून की बात देश के प्रधानमंत्री करते और कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। कांग्रेस बोलती है नहीं अभी बिल आने देखेंगे क्या होगा। कांग्रेस पार्टी, आप मुंह कब खोले, आप मुंह कब खोले? मगर कांग्रेस पार्टी को यार बीजेपी के लोगों की याद दिलाना चाहता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुझे फख्र है इस बात का कि 1000 साल से भारत में इस्लाम है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने कहा कि मैं अगर मुसलमान हूं तो मुझे ये बात नहीं, इस बात मुझे नहीं रोकती कि मैं भारत के चप्पे चप्पे से मोहब्बत करूं। मगर यूसीसी को लाया जाने की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, आपने जल्दबाजी में किसानों का कानून लेकर आया, आपने बदनाम किया भारत के किसानों को। आपके पार्टी के लोगों ने ये आतंकवादी है, फुला खालिस्तानी है, वहां मगर आपको कानून वापस लेना पड़ा। आपको हम कह रहे हैं कि सोच लीजिए, चुनाव जीतने के लिए अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो याद रखिए, मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे वो आर्टिकल 25 हो, 29 हो, राइट टू इक्वालिटी हो, ये तमाम चीजें हमको इस बात की गारंटी देती हैं कि हम अपने मजहब पर चलें, अपने कल्चर पर चलें। और हम रोज देखते हैं मीडिया वाले, यूसीसी की बात हो रही, बुरखा में बहन को दिखा रहे हैं। यूसीसी की बात हो रही, बुरखा में बहन को दिखा रहे। अरे दिखाने वालों, बिल्किस बानो को दिखाओ, बिल्किस बानो को दिखाओ ना। जुनैद और नसीर के घर के उन बच्चों को दिखाओ। मॉब लिंचिंग के नाम पर जो मारा जा रहा है उनको दिखाओ। गुजरात में एक प्राइवेट स्कूल में ईद उल अधा क्या है, एक ड्रामा किया गया तो बच्चों के सर पर, बच्चे मासूम होते हैं, स्कूल में टोपी सर पे कुछ पहन लिए, का कपड़ा लगा लिए, तो स्कूल की प्रिंसिपल को निकालना पड़ा। मगर नहीं, इनको इतनी मोहब्बत है। अरे अगर आपको इतनी मोहब्बत है मुस्लिम महिलाओं से, मुसलमानों से, तो फिर बिल्किस बानो को, जिसकी अस्मत रेजी जिन्होंने बिल्किस बानो की उसकी मां की कत्ल किया, उसका रेप किया, देश के प्रधानमंत्री उसको जेल को भिजाओ। आप यूसीसी की बात करेंगे मगर मजहब तब्दीली का कानून बीजेपी बनाती है। यूसीसी की बात करेंगे मगर गुजरात में एक हिंदू मुसलमान को घर नहीं बेच सकता, एक मुसलमान हिंदू को घर नहीं बेच सकता, मगर यूसीसी की बात करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क के हालात हैं। इंशाअल्लाह ताला हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, हमको हरगिज मायूस नहीं होना है। मगर मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि अगर आज से 60 साल, आज से अगर 70 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने मुसलमानों की सियासी लीडरशिप पर काम किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता।
अगर आज आप रो रहे हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, बाबरी मस्जिद चली गई, अगर आज आप रो रहे हैं कि फसादात और जुनैद और नसीर को मार दिया गया, अगर आज आप कह रहे हैं कि यूसीसी के बाद, अरे फिर 70 साल पहले यह फैसला क्यों लिया गया था कि भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई सियासी लीडरशिप नहीं होगी? क्यों लिया था? किसने लिया था? बताओ, लेने वालों बताओ, तुमने यह फैसला क्यों लिया था? अगर आज तुम वो फैसला नहीं लेते तो भारत के मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप होती। ना तुम सियासी लीडर बने, ना तुम किसी को बनने देना चाहते हो। तुम यही समझते रहे कि नहीं ये सेकुलर है। अरे कौन सेकुलर है? बताओ मुझे, बताओ सेकुलरिज्म के माने क्या है? जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा हुआ है मैं मानता हूं और मानता रहूंगा, मगर जो सियासी सेकुलरिज्म है वो ठगने के लिए इस्तेमाल होता है, धोखा देने के लिए इस्तेमाल होता है। आज आप बताइए कि आज हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की रिपोर्ट है, देश के प्रधानमंत्री अशोक गहलोत को उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए कि जो मुसलमानों में अपर कास्ट हैं उनकी हालत हमारे हिंदू ओबीसी से भी कम है। उनकी हालत हिंदू ओबीसी से कम है, मगर आज वो लोग आएंगे, चुनाव जैसा आएगा तो बोलेंगे नहीं ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं तकरीर करता हूं तो फैक्ट सामने रखता हूं, सच्चाई को सामने रखता हूं, मगर आप सिर्फ अपने फायदे के लिए गुलामी करते हैं। मैं अपने फायदे के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मजलूमों के फायदे के लिए लड़ रहा हूं। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना होता तो मैं हैदराबाद से निकलकर राजस्थान नहीं आता। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना होता तो मैं हैदराबाद से निकलकर जुनैद और नसीर के घर को नहीं जाता। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना पड़ता तो भारत के कोने कोने में नहीं जाता मैं। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना होता तो मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई, मैं घर में बैठ जाता, मगर मैं नहीं बैठा। तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपसे थाली या सीटी की दाद हासिल करो। मैं तुम्हारे थालियों का तारीफ का मोहताज नहीं हूं, मैं अल्लाह का मोहताज था और अल्लाह का मोहताज रहूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि फर्क को महसूस करो, तुम फर्क को महसूस करो। नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा है, मुस्तकबिल आपका है, हमारे नौजवान बेटियों का, बेटों का मुस्तकबिल है। जो लोग 60 साल के हो गए उनका मुस्तकबिल नहीं है। जो 18 साल के हैं, 22 साल के, 25 साल के, कल तुम भारत को लेकर आगे बढ़ोगे। भारत के फैसले तुम्हारे कंधों पर रखकर किए जाएंगे। अगर तुम तैयार नहीं होगे तो फिर क्या होगा? तुम सिर्फ अगर थाली मारोगे और सेकुलरिज्म के नाम पर कोई मौलाना मस्जिद में बोल देंगे चुनाव आ रहे हैं, सेकुलर पार्टी को वोट दे दो। उसके बाद क्या होता है? चुनाव हो जाते और जुल्म जारी रहता, जुल्म खत्म नहीं होता, नाइंसाफी खत्म नहीं होती। अरे 75 साल हो गए देश को आजाद होकर। भारत को अगर ताकतवर बनाना है तो भारत में सबसे कमजोर दलितों के बाद अगर कोई है तो मुसलमान है। भारत सुपर पावर उसी वक्त बनेगा जब कमजोर ताकतवर बनेगा और मुसलमान और दलित आदिवासी ताकतवर बनेंगे। वो कब होगा? जज्बाती तकरीर से नहीं, थालियों से नहीं। जब तुम अपने दिलो दिमाग में इस बात को ठान लोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपनी लीडरशिप को बनाऊंगा, मैं हारने से नहीं डरूंगा, मैं लड़ूंगा और कामयाब होऊंगा। अगर तुम हारने से डरोगे तो जिंदगी में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तुम हारने से डरना छोड़ दो। तुम हार को अपनी हार मत मानो, बल्कि कहो कि मुझे आगे बढ़ना। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये दुनिया में हम अगर हारेंगे तो आखिरत में तो कामयाब होंगे ना। अगर तुम हार के डर से बैठ जाओगे तो फिर कामयाबी तुम्हारे कदम को नहीं चूमेगी। अरे बहादुर वो लोग हैं जो नतीजे की फिक्र नहीं करते, मंजिल पर नजर रखकर जद्दोजहद करते। आपको अपनी सियासी लीडरशिप बनाना है। एक मजलिस का जलसा जयपुर में नहीं होने के लिए
पूरी अशोक गहलोत की सरकार परेशान हो जाती है। मुझे उसकी फिक्र नहीं है कि जलसा यहां पर हुआ, और भी होंगे, और भी होंगे, मैं आऊंगा। मेरा कोई काम नहीं है सिवाय मंजलिस के काम करने के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो ऐसा ऐलान कर दिए, वो फुला कर दिए। अरे भाई साहब, क्या हमको नजर नहीं आता कि आपके पार्टी में क्या हो रहा है? आपकी पार्टी में कितने लोग तैयार बैठे हैं, आप ही के घर में कितने लोग मौके के इंतजार में हैं। हमसे भी बात करते हैं, हमने कहा अभी रुक जाइए, टाइम पर बताएंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन इस मुल्क में फिरका परस्ती को रोकना है। यकीनन देश के सेकुलरिज्म को, इसकी खूबसूरती को, अनेकता को बरकरार रखना है। मगर ये जिम्मेदारी सिर्फ हम मुसलमानों की नहीं। अगर अशोक गहलोत के बेटे लोकसभा का चुनाव हार गए तो क्या वैसी जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं, थोड़ा बताइए आप। अगर उनके एक साथी नाराज हैं तो क्या मैं जिम्मेदार हूं उसका? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डराएंगे आपको बीजेपी का नाम लेकर, आपको डराया जाएगा। ये तमाम बातें कहकर, ओवैसी का नाम लेकर तो डराते ही हैं। मगर आपसे अपील कर रहा हूं कि आप डरिए मत, आप सच्चाई का साथ दीजिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन बीजेपी को हराएंगे, मगर बीजेपी को हराने का मतलब यह नहीं है कि मैं अपना घर जला दूंगा। बीजेपी को हराएंगे जरूर, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि और जुनैद नसीर मारे जाएं। बीजेपी को जरूर हराएंगे, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि और एक मौसम के जिस्म के चार चार टुकड़े हो जाएं। अरे कोई तो तुम्हारी आवाज को उठाए, कोई तो तुम्हारे लिए लड़े। अरे 3-4 दीवानों को कामयाब करो। भारत की पार्लियामेंट में 540 एमपी हैं, मंजलिस के सिर्फ 2 हैं, मगर जब इन दोनों में से कोई एक खड़ा हो जाता है तो गरीबों को और मजलूमों को लगता है कि अब सुनना पड़ेगा कि 6 मिनट में क्या जलजला आने वाला है। मेरे भाई, ये हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपकी ताईद, आपका इत्तेहाद हमारे साथ है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, बिलखुसूस नौजवानों से गुजारिश है कि आप फैसला करो, अच्छा फैसला लो आप। हम राजस्थान में आए हैं और आते रहेंगे। एक बार जहां पर हम अपना परचम लगाते हैं तो हम उस जगह से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मुझे यकीन है कि राजस्थान की जनता, राजस्थान की आवाम, राजस्थान के गरीब और मजलूम लोग मंजलिस के पैगाम को समझते हैं। वो मंजलिस को अपने दिलों में जगह देंगे, मुकाम देंगे। मुझे यकीन है कि उन गरीबों के घर में हमारी आवाज पहुंचेगी। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत को पैदा करेगा, और वो मोहब्बत एक सियासी लीडरशिप के रूप में बनेगी यहां पर इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों, राजस्थान में हम ये ऐलान कर रहे हैं कि राजस्थान में एक स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी की तश्कील होगी। उसके सदर जमील खां होंगे, जनरल सेक्रेटरी 3 होंगे, एडवोकेट काशिफ जुबैरी, जावेद अली और इमरान नवाब, ट्रेजरर खाजिन इसरार खान, जॉइंट सेक्रेटरी 3 होंगे, जाहिद निज़ामी, जावेद खान, रुखसाना उस्मान, और मेंबर्स होंगे बाबू भाई फ्रिजवाला, यशवंत टाक, यूनुस देसवाली, नसीम अहमद, रफ़ीक खान, फजल समेजा, सलमान नौशाद अली, फिरोज अब्बासी और शाहरुख खान शेखावती। मैं इन तमाम को मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको, इनके मकासद में अल्लाह इनको कामयाब करे, और अल्लाह आपकी दुआओं और आपके साथ के नतीजे में इनके ज़रिए से राजस्थान में आपकी एक सियासी लीडरशिप उभरे और आपकी खिदमत करती रहे। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ।
कि आप यहाँ पर आए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।